Okay then. Good morning. Have you gone through the syllabus, which has been like a little bit modified in few of the topics? Have you seen it? I think it's been already shared with you all. Like what are the topics which have been included or which have been modified in the existing syllabus? क्या आप लोग को मिला था ये? ओके, तो कोई बता सकता है कि किसी किसी टॉपिक में चेंजेस हैं या नहीं है? कुछ चेंजेस हैं क्या? क्योंकि लास्ट टाइम when we met, we all like agreed, we all discussed about the points in the syllabus. The units and molecular biology, right? So we'll be continuing with the same type of pattern. We have like prokaryote, eukaryote replications, gene to discuss about the opera के बारे में हमने शायद डिस्कस किया था और रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और लैक्टोज के बारे में पता चला लैक ऑफ के बारे में हल्का सा हमारा डिस्कशन हुआ था एंड अभी हमें उससे रेप्लिकेशन देखना है प्रोटीन सिंथेसिस देखना है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कैसे डिफर डिफर करता है what are the points in which they differ and you need to understand the protein synthesis too और कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि रेगुलेशन वाला पोर्शन है और जिन और कौन से पॉइंट्स हैं मुझे वही जानना चाहता हूँ मैं कि कुछ पॉइंट्स चेंज हुए हैं क्या कुछ नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं क्या और इम्यूनोलॉजी में भी आपको एंटीजेंस के ऊपर है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के ऊपर है और द सेल्स रिलेटेड इम्यून सिस्टम और सेल सेल रिस्पॉन्सेज या फिर इम्यून रिस्पॉन्सेज उसमें भी अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म्स हैं क्लासिकल मेथड है एक अल्टरनेटिव मेथड है और सेल रिएक्शंस हैं रिस्पॉन्सेज हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज इसको कहते हैं कैसे किस्म स्टेटल मॉलिक्यूलर साइटोकाइंस यानी कि मतलब कीमोकाइंस साइटोकाइंस इन सब के मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज दीज आर द मॉलिक्यूल्स और एंटीबॉडीज के बारे में है the types of antibodies a little about the antibodies and anything else और कुछ है मैं वही जानना चाह रहा था किसी के पास सिलेबस है तो जस्ट एक बार देख लीजिए जस्ट हैव अ लुक हमारे यहाँ पावर भी नहीं है और शायद बाहर हवा भी नहीं चल रही है नहीं देखा अभी तक खुला नहीं ओपन नहीं हुआ कोई कुछ नहीं बोलता कुछ पूछो तो बस शांत रहना पड़ता शांत रहते हो पता नहीं क्या है ये या तो आप स्क्रीन पे बैठते नहीं हो सिर्फ ऑन कर देते हो और चले जाते हो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू ऑल डोंट इंटरैक्ट व्हाई यू ऑल डोंट स्पीक अप हाँ भी नहीं बोलते ना भी नहीं बोलते हाँ बोले अभी देख रहे हैं क्या मैं पूछ रहा हूँ देख रहे हो आप लोग तो उसका भी जवाब नहीं आता हाँ तो मेरा मतलब आज पढ़ रहे हैं आप कल बताओगे आप तो कोई और नहीं है आप अकेले हो और कोई नहीं है हाँ तो किसी और के पास हाँ गुड मॉर्निंग आपके पास नहीं है हम्म, ऐसा रेस्पॉन्ड करा करिए बीच में बात चलते रहा तो लगता है कि चलो ठीक है कोई तो भी सुन रहा है हमारी बात
मैंने सिर्फ इतना पूछा था आप लोगों को कि कोई चेंजेस है क्या टॉपिक्स में, अदरवाइज हम तो लास्ट टाइम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके थे। एंड एक बात ये है कि हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आज क्रिएट करेंगे एंड विल लीव टुडे, बिकॉज वी विल नॉट बी डिस्कसिंग मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स टुडे बिकॉज एक तो बहुत लेट हुआ है। एंड सभी लोग को मैं कह सभी लोगों को बताइए कि एक बार अप्रूव होना जरूरी है, अदरवाइज आप अगली बार से क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एवरी टाइम मैं क्लास में आने के बाद वापस निकल के बाहर फिर अप्रूवल देने के लिए समय लगता है। तो एनीवेज, और दूसरी बात ये कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम ओपेरा के बारे में जाना था, जीन्स कैसे रेगुलेट होते हैं, यानी एक ही एक चीज एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कभी कभी मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो मल्टीपल जीन्स अपने आप को कैसे एक साथ काम कर, क्योंकि जीन्स जो है हर एक जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉरी सिंथेसिस ऑफ protein molecule, which might include as an enzyme in the reaction or as some kind of molecule to participate or to accomplish or to complete the metabolic reaction. तो वो जो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए या तो कोई मॉलिक्यूल्स लगते हैं, वो मॉलिक्यूल्स यूजुअली, या फिर कोई एंजाइम लगता है, वो एंजाइम्स यूजुअली प्रोटीनेशियस होते हैं। तो प्रोटीनेशियस मतलब अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस हैं। अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस है मतलब दे आर कोडेड ऑन डीएनए। जब वो डीएनए पे कोडेड है तो वो जब सिंथेसाइज करने की जरूरत पड़ेगी उनको, तो वी नीड टू हैव यू नो एक मीडिएटरी मॉलिक्यूल लगता है जिसको हम आरएनए कहते हैं। दैट मीन्स डीएनए एक आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है एंड वो आरएनए जो है अपने आप को अपने कोड के with the help of its code which has been brought from the DNA, on the basis of that code, it, you know what it does, it translates itself into amino acid sequence. ये पता नहीं, आई डोंट नो हमारे बीच ये डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ। डीएनए और आरएनए के में बीच में डिफरेंस ये है कि वो एक सिंगल स्टैंडर्ड है, एक डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन देखा जाए इनकी यदि हम लैंग्वेज समझें कि मतलब डीएनए और आरएनए की लैंग्वेज क्या है, हाउ डू दे कोड, तो वो ATCG के बेसिस पे अपने आप को कोड करते हैं। एंड ATCG में से जो टी की जगह यदि यूरासिल आ जाता है, AUCG आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आरएनए का कोडिंग हो जाती है। यानी कि वो स्क्रिप्ट लिखने की स्क्रिप्ट दोनों एक जैसे ही बात करते हैं, दोनों इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस के बेसिस पे ही वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, है ना, कोड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यानी कि कम्युनिकेट करने का तरीका उनका एक जैसा ही है नाइट्रोजन बेस के थ्रू, बट लिखने का स्टाइल जो है डीएनए का ATCG है और आरएनए में AUCG, टी की जगह यू आता है। यानी स्क्रिप्ट में जो स्क्रिप्ट है जिससे लिखते हैं अपने कोड को, उसको वो थोड़ा सा डिफरेंस है। अदरवाइज कम्युनिकेट करने का ढंग जो है उनका, लैंग्वेज जो है वो है नाइट्रोजन बेसिस, राइट। अब यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज नहीं बदल रही है, स्क्रिप्ट बदल रही है। जैसे आप कहते हैं ना, सपोज अभी जैसे मैंने कहा, मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं, है ना। तो जो हम हिंदी में बोल रहे हैं उसको हम इंग्लिश के लेटर्स यानी कि उसकी स्क्रिप्ट यूज करके हम लिखते हैं। जैसे मुझे कहना है कि मैं ठीक हूं, तो मैं लिखूंगा कि MAIN, मैं, THEE ठीक, HOON हूं। तो दिस इज, यू नो व्हाट, यू आर यूजिंग सम अदर स्क्रिप्ट टू से द सेम थिंग, राइट। तो मैं हिंदी की देवनागरी लिपि में नहीं लिख रहा हूँ, मैं इंग्लिश के स्क्रिप्ट में हिंदी के वर्ड्स को लिख रहा हूँ। तो वही चीज है, डीएनए और इनका जो लैंग्वेज को बदला नहीं जा रहा। डीएनए के पास जो कोड था उसका एक लैंग्वेज है जो नाइट्रोजन बेसिस पे, हम नाइट्रोजन बेसिस को ही यूज कर रहे हैं, बट लेकिन हम स्क्रिप्ट चेंज कर रहे हैं। डीएनए की स्क्रिप्ट में ATCG है और आरएनए की स्क्रिप्ट में AUCG है, टी की जगह यू आ गया, स्क्रिप्ट थोड़ी सी बदल गई, इसीलिए कोड को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, राइट। तो हम जब लैंग्वेज ना बदलते हुए हम जब स्क्रिप्ट चेंज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। स्क्रिप्ट को चेंज करना, ट्रांसक्रिप्ट, है ना, ट्रांसक्रिप्ट यानी स्क्रिप्ट को ट्रांस चेंज करना, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने को ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज ट्रांसक्रिप्शन। ये लिटिल वर्ड है, लिटिल वर्ड का ही मीनिंग है। तो वैसे ही डीएनए से जब आरएनए बनता है, लैंग्वेज सेम है। लैंग्वेज क्या है, नाइट्रोजन बेसिस, और स्क्रिप्ट क्या है, ATCG डीएनए में, AUCG RNA में। So that way, the script has been changed for the code which has to be carried, which has to be used for protein synthesis.
तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी ओनली द स्क्रिप्ट हैज बीन चेंज बट द कंटेंट इज सेम। मैं ठीक हूँ, इफ यू राइट इन हिंदी देवनागरी में लिखेंगे तो मैं ठीक हूँ, आप लोग को मालूम है कैसे लिखा जाता है। और उसी को यदि मैं इंग्लिश के स्क्रिप्ट में लिखता हूँ तो MAIN मैं इंग्लिश लेटर्स यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। बट सपोज इस चीज को हम ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट वर्ड आपने सुना हुआ है, मैं ठीक हूँ, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, आप कैसे बोलेंगे? आई एम ऑल राइट, राइट? तो यहाँ पे चेंज हो गया ऑल टुगेदर, इसमें हर चीज बदल गई है। मैं जो हिंदी में था उसका मायने इंग्लिश में क्या होता है? आई, उसके बाद ठीक को ऑल राइट। तो ये जो है टोटल ट्रांसलेट हो गया, किसी और फॉर्म में चला गया, किसी और लैंग्वेज में चला गया, है ना? स्क्रिप्ट भले कैसी भी रहे, स्क्रिप्ट मायने रख नहीं रहा, अभी फिलहाल हम स्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये लैंग्वेज ही बदल गई है, वो हिंदी से इंग्लिश में चला गया। तो वैसे ही पहले क्या हुआ था, ट्रांसक्राइब हुआ था, यानी DNA और RNA में जो कन्वर्जन हुआ वो यूजुअली क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है, क्योंकि उनमें लैंग्वेज सेम थी, वो भी नाइट्रोजन बेसिस की लैंग्वेज यूज करते थे और यहाँ पे RNA भी नाइट्रोजन बेसिस का ही लैंग्वेज यूज करता है। लेकिन उनकी स्क्रिप्ट क्या ATCG है, तो यहाँ पे इनकी स्क्रिप्ट AUCG है। तो स्क्रिप्ट सिर्फ बदली है, लैंग्वेज नहीं बदली, इसलिए कंटेंट सेम के सेम वैसे के वैसे ही RNA के पास आ गया। लेकिन जब RNA अमीनो एसिड सीक्वेंस को फॉर्म करता है या सिंथेसाइज करता है या मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, हेल्प ऑफ सम अदर ऑर्गेनेल्स, किसी और की मदद से, तो RNA में जो कोड था, जो स्क्रिप्ट थी, हाँ हेलो, हाँ बोलो, नहीं सुनाई नहीं पड़ा, फिर से बोलो। अच्छा ओके ओके। तो यू नो द स्क्रिप्ट जो है, फिर अभी RNA से जब अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनता है तब क्या हो रहा है, तब यूजुअली लैंग्वेज जो थी, जो कि RNA की लैंग्वेज क्या थी, नाइट्रोजन बेसिस की लैंग्वेज थी, लेकिन वो लैंग्वेज प्रोटीन्स में वो लैंग्वेज नहीं होती, वो क्या रहती है, अमीनो एसिड की लैंग्वेज हो जाती है। अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस बनते हैं तो अलग अलग प्रोटीन्स बनते हैं, यानी यहाँ पे जो लैंग्वेज था वो किसी और से किसी और फॉर्म में चला गया, यानी कि RNA में जो नाइट्रोजन बेसिस की लैंग्वेज थी अभी अमीनो एसिड की लैंग्वेज में चला गया, राइट? तो ये है ट्रांसलेशन। तो ये लिटरल मीनिंग से ही हमने इनको दिया, जैसे कि मैंने बताया था, मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑलरेडी ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ मैं ठीक हूँ। तो वैसे ही अमीनो एसिड का सीक्वेंस एक ट्रांसलेटेड फॉर्म है नाइट्रोजन बेसिस की। तो इसलिए दो प्रोसेस होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। एक पहला है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें कि DNA एक RNA के फॉर्म में ट्रांसक्राइब होता है, सिर्फ स्क्रिप्ट बदलती है, लैंग्वेज वैसे की वैसी रहती है। एंड RNA से फिर जब अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनता है तो वो ट्रांसलेट हो जाता है, नाइट्रोजन बेसिस ट्रांसलेट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स, राइट, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। ये प्रोसेस को हम थोड़ा सा देखेंगे और मैं आपको कंटेंट भी डालूंगा इसका, स्टडी मटेरियल भी। ओके, सो दैट वे एक प्रकार से ये प्रोटीन सिंथेसिस के दो टर्म्स है, दो फेजेस हैं, दो स्टेप्स हैं, ठीक है? और हर स्टेप में फिर अलग से और भी स्टेप्स हैं कि इनिशिएट कैसे होता है, फिर वो चीजें इलांगेट कैसे होती है, और उसके बाद कौन से समय पे वो टर्मिनेट हो जाता है। दिस ऑल डिपेंड्स कि कैसे कैसे होना है। वेल, अब रही बात, ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस का एक ओवरव्यू था, और ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, अब ये जो दो दो प्रोसेसेस हैं, अब ये दो के डबल तरीके से हमको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को भी दो तरीके से हमको समझना पड़ेगा, ट्रांसलेशन को भी दो तरीके से। क्यों? क्योंकि ये देखा जाए तो ऑल द सेल्स हैव बीन मेड, यू नो, प्राइमरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर कंटेंट है बट न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड या फिर एनक्लोज्ड न्यूक्लिक मटेरियल नहीं है। और यूकैरियोट्स वो सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस न्यूक्लिक कंटेंट को एनकम्पास करता है, एक कन्फाइंड एरिया में या न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस में वो कन्फाइन कर देता है, और इसलिए वो डिफरेंट है। तो यानी कि प्राइमरली देखा जाए तो दो ही टाइप के सेल्स हैं, या तो प्रोकैरियोट्स या फिर यूकैरियोट्स, राइट? तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में भी हमको पढ़ना पड़ेगा
और ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में को भी देखना पड़ेगा। तो लाइकवाइज दो टाइप के ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। वैसे ही ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं और थोड़े थोड़े मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस भी हैं, यानी कि जो डीएनए से आरएनए बनाता है तो वहां एक पॉलीमरेज लगता है जो आरएनए को फ्रेम करेगा, और वैसे ही वो एक एंजाइम है, ठीक है। ये डिफर करता है, प्रोकैरियोट्स में अलग टाइप के नाम से पुकारा जाता है, यूकैरियोट्स में अलग टाइप के नाम से पुकारा जाता है। एंड वैसे ही ट्रांसलेशन के टाइम पे भी वैसे ही है। हाँ, अब लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में है वो है जो ट्रांसक्रिप्शन है। अभी हम स्टेप वाइज देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए की लैंग्वेज और आरएनए की लैंग्वेज बदली नहीं, सिर्फ स्क्रिप्ट बदल के डीएनए से आरएनए में हमने कन्वर्शन किया। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, यदि सपोज करिए कि अच्छा, जैसे हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को कंसीडर कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए क्या होगा, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में यहाँ वहां, सॉरी न्यूक्लिक मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म में यहाँ वहां पड़ा हुआ है, वो डीएनए, न्यूक्लिक मटेरियल मतलब डीएनए। तो वो डीएनए जो साइटोप्लाज्म में यहाँ वहां पड़ा हुआ है वो यूजुअली ट्रांसक्राइब करेगा और एक आरएनए को आई मीन फ्रेम करेगा, राइट। तो जो आरएनए फ्रेम हुआ है वो साइटोप्लाज्म में ही है, और साइटोप्लाज्म में भी अमीनो एसिड्स भी हैं जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड पूल। तो वो एमआरएनए जो कि प्रोकैरियोट के सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट न्यूक्लिक मटेरियल के मतलब डीएनए उससे बन रहा है आरएनए, वो उसी आरएनए को यूज करते हुए अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी वही साइटोप्लाज्म में ही बनेगा, राइट। ये प्रोकैरियोट्स का प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का। अब वही आप यदि यूकैरियोट्स को देखोगे तो अब यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है क्योंकि वो यूकैरियोट है, यानी न्यूक्लिक मटेरियल मतलब डीएनए। तो वो जो डीएनए है जिससे आरएनए बनना है वो डीएनए से आरएनए बनेगा, लेकिन कहां बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर बनेगा। लेकिन अमीनो एसिड पूल कहां पे, साइटोप्लाज्म में, जहां पे अमीनो एसिड्स को एक साथ जोड़ के प्रोटीन्स बनाया जाएगा। तो वो अमीनो एसिड्स कहां पे, साइटोप्लाज्म में। तो व्हाट विल हैपन इन यूकैरियोट्स, the DNA which is there, which is enclosed in nucleus, will transcribe the RNA which would be there in the nucleus itself. तो जब उस आरएनए से यदि अमीनो एसिड सीक्वेंस बनना है यूकैरियोट्स में, तो उस आरएनए को जो बन गया था डीएनए से उसे न्यूक्लियस से बाहर आना पड़ेगा, राइट। तो वो बाहर आता है न्यूक्लियर पोर के थ्रू। आरएनए जो बना था अंदर, जो लैंग्वेज सेम रख के स्क्रिप्ट को चेंज करके कोड को डीएनए से कैरी करके एमआरएनए में लेके आया, वो आरएनए यूजुअली न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस को साथ में जोड़ते हुए प्रोटीन बनाएगा, राइट। तो कहने का दो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोकैरियोट्स में जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है उसके न्यूक्लिक एसिड्स दैट इज डीएनए मॉलिक्यूल will transcribe itself into RNA in cytoplasm itself, and there itself the translation of that particular synthesized RNA will be translated into amino acid sequence or protein molecules. But in eukaryotes, the same DNA which is now enclosed in nucleus will frame or will synthesize RNA which would be there in the nucleus itself. Now that RNA has to come out of nucleus into the cytoplasm to avail the amino acid pool to synthesize amino acid sequences or protein molecules. That's why the basic difference of protein synthesis in prokaryotes and eukaryotes is that the transcription and translation in prokaryotes occur simultaneously, one after one. Okay, they don't have to wait. But the transcription
And the translation in eukaryote cells where the nucleus is there this transcription has to be accomplished in nucleus and the translation has to be accomplished in the cytoplasm. That means these two processes, transcription and translation, are in different compartments. Transcription is a nuclear compartment and the translation is outside the nuclear compartment. सो अब यहाँ दो टर्म्स हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि एक के बाद एक हो जाते हैं, वो कहीं जाना नहीं पड़ता, उन्हें साइटोप्लाज्म में ही काम करना है, तो दैट इज कॉल्ड कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। कपल्ड, एक के पीछे लग गए, कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में क्या होता है? इट्स कंपार्टमेंटलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, यानी कंपार्टमेंट में होता है ना, इसलिए कंपार्टमेंटलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यू फाइंड इट इन eukaryote cells where the nucleus is there, and where the nucleus is not there, when the in which cells where the nucleic material is not organized, in those cells the transcription and translation they occur in a coupling way, like one is started the next will also start. So the coupled transcription translation is the main feature of prokaryotic protein synthesis, and compartmentalized transcription and translation is the characteristic feature of eukaryotic cells. So ये basic differences याद रखिए. That means whenever you want to study a molecular biology of DNA and RNA, so you would start with replication and protein synthesis. That is called transcription. डीएनए में दो ही चीजें खास होती हैं, या तो रेप्लिकेट करेगा या फिर वो ट्रांसक्राइब करेगा। जब रेप्लिकेट करेगा तो वो प्रोसेस अलग है, जब ट्रांसक्राइब करेगा तो वो आरएनए फॉर्म करता है। वो आरएनए फिर बाद में, यदि प्रोकैरियोट है तो तुरंत वो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस बनाना शुरू कर देगा, लेकिन यदि वो यूकैरियोट है तो पहले पूरा आरएनए बनने के बाद वो आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, वहां पे वो अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस या प्रोटीन्स फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये जो अब मतलब पढ़ना हमें जब पढ़ेंगे तो आपको दो टर्म्स में पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। वैसे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। वैसे ही जैसे मैंने कहा था डीएनए जब भी पढ़ेंगे तो रेप्लिकेशन जब होता है तो रेप्लिकेशन भी हमें दो तरीके से पढ़ना रहेगा, प्रोकैरियोट्स में कैसे रेप्लिकेट करते हैं और यूकैरियोट्स में कैसे रेप्लिकेट करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन अलग टर्म है, ठीक है, रेप्लिकेशन अलग चीज है जो डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को डबल करता है, राइट। और ट्रांसक्रिप्शन जो है डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को अपने से एक आरएनए सिंथेसाइज करता है, एक आरएनए फ्रेम करता है, राइट। तो मतलब हमें कितनी सारी 6 प्रोसेसेस देखनी है तीन प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस है, और रेप्लिकेशन एक अलग प्रोसेस है जिससे डीएनए अपने आप को डबल करता है। ये तीन ही प्रोसेस हमें पढ़नी होती है डीएनए के चलते, लेकिन हम इसके साथ साथ दोनों सेट ऑफ सेल्स में पढ़ना पड़ता है। प्रोकैरियोट्स में भी 3 पढ़ेंगे और यूकैरियोट्स में भी 3, ऐसे 6 प्रोसेसेस पढ़नी पड़ती है। अब रेप्लिकेशन लगभग सिमिलर ही है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, बशर्ते उनके जो मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व हैं, the enzymes, the molecules which are involved in the process of replication, they are different. उनके नाम अलग हैं और डिफरेंट सेट्स के नाम है, क्योंकि सीधी सी बात है रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है, लेकिन वही रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। So here, those replications will have different sets of molecules to get themselves duplicated, right? और वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की बात किए थे, उसमें भी प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में फर्क है, क्योंकि ये सब प्रोसेसेस को यू नीड टू एक स्टिमुलस या फिर इनिशिएट करने के लिए कुछ जरूरत होती है। किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए हमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड या तो मॉलिक्यूलर लेवल चाहिए किसी का, या फिर एक स्टिमुलस चाहिए। दैट स्टिमुलस कैन बी इन एनी फॉर्म, वो रेडिएशन हो सकता है, लाइट हो सकता है, केमिकल हो सकता है,
या न्यूट्रिएंट हो सकता है, व्हाटएवर इट कैन बी। तो एक स्टिमुलस चाहिए रहता है किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, है ना। जैसे हमें हमें जैसे बोलना है मुझे, तो बोलना है, आई हैव टू स्टार्ट इट, आई हैव टू यूज माई टंग एंड लिप्स टू स्पीक अप। जब तक मैं आई वुड नॉट स्पीक अप, आई विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट द क्लास। So the same way, when you want to speak, you need to move your lips and your tongue. If one of them is not moving, or if you're not willing to move it, you will not be able to speak. So there is a minimum level, a minimum stimulus activities required by which a process gets initiated. तो हर रेप्लिकेशन, हर ट्रांसक्रिप्शन, इनको शुरुआत करने के लिए टू टेक ऑफ इनटू द प्रोसेस, दे नीड टू दे नीड टू हैव a minimum type of stimulus for a minimum time also. एक स्टिमुलस एक मिनिमम टाइम के लिए भी चाहिए। उतने देर तक कोई जबरदस्ती आपको प्रमोट कर रहा हो, प्रोवोक कर रहा हो, देन ओनली द प्रोसेस विल इनिशिएट, अदरवाइज दे विल नॉट। जैसे अभी सपोज करिए एक एक डीएनए से आरएनए फॉर्म होना है, एक डीएनए से आरएनए फॉर्म होना है, दैट मींस ट्रांसक्राइब होना है, तो एटलीस्ट वो जो आरएनए फ्रेम होता है, देखिए न्यूक्लियर सॉरी जो बेसेस है, नाइट्रोजन बेसेस जो है ना, तो वो जो बेस पेयर्स जिसको हम कहते हैं, वो बेस पेयर्स बनना शुरू होते हैं, अटैच होना शुरू होते हैं एज पर द कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड। तो वो जो जैसे बेस पेयर्स ऐड होना शुरू होंगे, तो कम से कम 10 to 20 बेस पेयर्स लगातार ऐड होते होंगे, तभी वो आरएनए आगे फ्रेम होना शुरू होगा। अदरवाइज 3-4 होते हैं, फिर ब्रेक आ गया, तो फिर से टूट जाएगा, राइट। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे भी है, कम से कम 5, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो कम से कम 5 से लेकर 10 न्यूक्लियो सॉरी बेस पेयर्स जो है वो अटैच होना, पॉलीमराइज होना जरूरी है। 5 जैसे पॉलीमराइज होंगे, तो देन इट विल कंटिन्यू। अदरवाइज 1 या 2 हुआ, फिर ब्रेक आ गया, अगेन इट विल ब्रेक ऑफ, फिर से प्रोसेस रुक गया। सभी प्रोसेस के पीछे हमारे कुछ स्टिमुलस हैं, that can be physical or of course chemical भी हो सकता है, physical भी हो सकता है। जैसे radiations initiate these things, usually radiations destroy, उनके खराब इफेक्ट से हमको मालूम है। anyways, so तो ये तीनों प्रोसेसेस आपको ऐसे 3 अलग अलग कैटेगरी में, और दोनों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कैटेगरी में आपको समझना होगा। तो मैं ट्रांसक्रिप्शन की भी बात कर रहा था, कुछ चीजें हैं अभी ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में सोचिए कितना आसान है, वो स्टिमुलस साइटोप्लाज्म में रहेगा, साइटोप्लाज्म में वो ट्रांसक्राइब हो जाएंगे और वहीं से वो ट्रांसलेट हो जाएंगे। बट लेकिन किंतु परंतु इफ एट ऑल इट हैज टू बी डन इन अ यूकैरियोटिक सेल, तो न्यूक्लियस तो सॉरी डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो स्टिमुलस को सोचिए, स्टिमुलस को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाना पड़ता है, क्योंकि अमीनो एसिड की, मान लीजिए एक प्रोटीन की जरूरत है, एक प्रोटीन की जरूरत है, तो उसका स्टिमुलस मिला, डीएनए को मिला प्रोकैरियोट्स में, डीएनए फट से आरएनए बनाया, आरएनए से वो प्रोटीन ट्रांसलेट हो गया। लेकिन सपोज करिए एक वैसे यूकैरियोट के अंदर में स्टिमुलस आया कि प्रोटीन बनाना है, बट दैट स्टिमुलस किसको इंस्टेट करना है, तो उसे इनिशिएट करने के लिए पहले किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर जाना होगा। न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस पोर जो रहते हैं, पोर्स जो रहते हैं, वो हर एक को अंदर जाने देते नहीं। वो पोर्स के थ्रू जाने की, मतलब जिसकी कैपेसिटी है, या फिर जो एलिजिबल है, जो या फिर जो परमिसिबल है, वही मॉलिक्यूल्स के अलाउ किए जाते हैं। तो वो जो परमिसिबल मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनके कुछ मॉलिक्यूल्स हमें की जरूरत पड़ेगी। जब भी ऐसे किसी प्रोटीन के सिंथेसिस की जरूरत है, तो पर्टिकुलरली वो एक मॉलिक्यूल डीएनए के पास जाएगा, यानी कि दैट विल एंटर इनटू न्यूक्लियस, और डीएनए को ट्रिगर करेगा कि भाई आरएनए बनाओ। जो आरएनए बनेगा, जो ट्रांसक्राइब्ड आरएनए है, वो ट्रांसक्राइब्ड आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा, एंड देन वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज और क्या हो गई कि आपको केमिकल चलता था, सपोज जो प्रोटीन बना रहे थे वो प्रोटीन कम हो गया, प्रोटीन और द एग्जॉस्टन ऑफ द प्रोटीन, जो प्रोटीन जरूरत था वो प्रोटीन खत्म हो गया, तो भी वो एक स्टिमुलस हो सकता है टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन।
बट इन प्रोटीन कम हो गया तो to have another molecule by which it will stimulate the eukaryotic nucleus to transcribe DNA into RNA. And that stimulation are called transcription factors. अब यहाँ पे चीज आती है, मतलब वहां पे ट्रांस जब प्रोकैरियोट्स में तो कोई स्मॉल कुछ सिंपल सी चीज थी जो कि उसको ट्रांसक्राइब करने में इनिशिएट कर सकती थी, पढ़ेंगे हम उसके बारे में तो मॉलिक्यूलर लेवल पे। लेकिन कि दैट सिंपली द प्रोटीन लेवल विल डीएनए टू ट्रांसक्राइब मॉलिक्यूल, एक नया मॉलिक्यूल है जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल से जो डीएनए को इनिशिएट करेगा टू फ्रेम आर। तो दैट वे ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बोलते हैं उनको, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। अनलेस एंड अनटिल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाएगा तब तक डीएनए अपना ट्रांसक्राइब नहीं करेगा एक आरएनए में जिसकी रिक्वायरमेंट है बाहर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, बाहर में न्यूक्लियस के बाहर। तो ऐसे हमें अलग अलग टर्म्स में पढ़ना है। तो का एक है, लेकिन हमको प्रोकैरियोट जब पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोट्स में यूजुअली देखा गया है डीएनए है। तो सर्कुलर डीएनए होने के कारण वो उनका रेप्लिकेशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़े से मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, मॉलिक्यूल्स अलग नाम से बुलाते हैं। और यहाँ पे में है तो वहां पे लीनियर डीएनए मैक्सिमम जगह पे, तो कैसे टर्मिनेट कैसे होगा, हाउ डज इट नो कि कंप्लीट हो गया, रोक देना है या फिर रेप्लिकेशन कंटिन्यू करना है, या फिर लीनियर 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 उसमें क्या रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है क्या। अगले क्लास में देखेंगे। कितना समय हो गया इसमें? हेलो, ओके देन आज हम यहाँ स्टॉप करेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो अटेंडेंस होती है अटेंडेंस ऑटोमेटिक है। एंड आप लोग एक और बात बता दूं, आप जितनी बार अंदर बाहर करोगे आओगे जाओगे उतनी बार का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो इससे दिख जाता है कि आप आए हो, चले गए हो, आके छोड़ के चले गए, बाद में आके चले गए, सब चीजें मेंटेन करता है और वो परसेंटेज वाइज में दिखाता है। शायद आप लोग को भी दिखा, कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना इंटरैक्ट करिए, लाइव रहिए, ताकि बात जहाँ डाउट आता है पूछिए, इसी पर्पसेस के लिए है, बाकी क्या है। आप क्लासेस वैसे भी कर लेते हैं, किताबें वैसे भी आप एनीवेज, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर, बाय। हाँ बोलो। हाँ नोट्स मिलेंगे ना। हेलो, हाँ वो नोट्स मैं आप लोग को दूंगा। लेकिन देखिए मैं जो कंटेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है, कंटेंट ज्यादा इसलिए रहेगा, मैं चाहता हूँ कि क्लास में समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लोगों को समझने के लिए प्रोसेस को कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, ट्रांसक्राइब कैसे करता है। ट्रांसक्रिप्शन इज इजी, लेकिन रेप्लिकेशन जो कि जो इंपॉर्टेंट थिंग है पढ़ने में, लेकिन वही लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि एक साथ दोनों स्ट्रैंड्स कैसे रेप्लिकेट होते हैं, कैसे पॉलीमराइज होते हैं। अब वहां पे बहुत सारी चीजें आती है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आते हैं, लैगिंग लीडिंग स्ट्रैंड और प्राइमर, बहुत सारी चीजें आती है। तो हम स्टेप वाइज चलेंगे, एक स्टेप पढ़ेंगे फिर उसी को डिस्क्रिमिनेट करेंगे यूकेरियोट्स में। इसके नोट्स में आपको एमएससी लेवल तक मतलब कंप्लीट नोट्स दे दूंगा, लेकिन आपको पढ़ के समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आपको लिखना कैसे है ग्रेजुएशन में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि शायद मैं कंटेंट बहुत लंबा दूं ताकि आपको समझे पूरी बात। अदरवाइज क्या होता है कि आप ये चीजें फिर से एमएससी में पढ़ने वाले हैं, तो वहां तकलीफ होती है, क्योंकि ग्रेजुएट में समझा ही नहीं जाता। तो एमएससी में क्या है कि दे डोंट एक्सपेक्ट यू, दे एक्सपेक्ट यू अ लॉट, you must be knowing it. And I would like you all to know everything in detail. थोड़ा समझना क्या, पूरा समझना क्या।
तो पूरा समझ लीजिए। वैसे भी डीएनए हमारी लाइफ से रिलेटेड है, तो पूरा समझना ही बेहतर है ना, कि आप बहुत छोटे भी नहीं रह गए हो। एनीवेज, we'll go in details. I'll give you the notes, no problem. I'll be like putting on some to make you understand कि कैसे दिखता है, कैसे होता है देखिए। मैं ट्रांसलेशन का भी, सॉरी डुप्लीकेशन का भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। ओके, चलिए, बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू टुमारो।